जय जिनेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम इसको साइंटिफिकली समझेंगे, इसको स्पिरिचुअली समझेंगे, इसके अनेक रूप समझेंगे और इसके फ़ायदे समझेंगे। तो जब हम इसको समझेंगे कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करना कैसे है वो सीखेंगे। तो शुरुआत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, टेंशन एक वर्ड आप जो दिन रात सुनते हो भी और अपनी भाषा में भी इस्तेमाल करते हो। मैंने अक्सर लोगों को देखा है बातचीत करते समय हमेशा बोलेंगे तू टेंशन मत कर, और भले ही मुझे हो रही है नहीं हो रही है बट वो मुझे बोलते हैं ऐसा। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या आपको भी लगता है कि आप इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हो अपने दिमाग में, अपने लैंग्वेज के अंदर? तो इसका मतलब क्या है टेंशन? व्हाट इज़ टेंशन? तनाव क्या है? अब यहाँ पे आपको एक हिंट मिल रहा है। आपको एक रस्सी का टुकड़ा दिखाई दे रहा है जो बीच में से टूट रहा है। टेंशन क्या हुई? चेंज इन द शेप ड्यू टू प्रेशर, यानी कि किसी भी चीज़ पर जब प्रेशर डाला जाए और इतना डाला जाए कि उसकी शेप बदल गई। जैसे कि इस पिक्चर में था, जब एक रस्सी थी, रस्सी की बीच में से शेप बदल गई, तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि उसके ऊपर एक ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डाला गया। सो टेंशन इज़ चेंज इन द शेप ड्यू टू प्रेशर। तो आपने सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है कि प्रेशर होगा और उसके कारण शेप बदल रही है। कि अक्सर जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि क्या आपको टेंशन होती है, तो एक तुरंत जवाब आता है, मुझे टेंशन नहीं होती, आई नो हाउ टू मैनेज इट। बट आप कैसे पहचानेंगे? क्या इंडिकेटर्स हैं हमारे बिहेवियर में जिससे हमें पता चले कि हमें टेंशन हो रही है? डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, अनईजीनेस, इरिटेशन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें से आप, अगर फॉर एग्जांपल आपको इरिटेशन हो रही है तो तुरंत हमारे ब्रेन में एक मैसेज जाना चाहिए, ओ दैट मीन्स अभी मुझे टेंशन हो रही है। ठीक है, तो पहले तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमें टेंशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब जो मैंने बात बोली थी, चेंज इन द शेप ड्यू टू प्रेशर, ये हमारे शरीर के अंदर क्या क्या करती है चीज़, कैसे कैसे काम होता है वो समझते हैं। जब टेंशन होगी उसके कारण क्या डिसऑर्डर्स होंगे। डिसऑर्डर मीन्स सारी जो हमारे शरीर की व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो सारा गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ऑर्डर बदल जाएगा उसका। वो एक ऑर्डर में काम कर रहा था, एक डिसिप्लिन में काम कर रहा था, वो सारा कुछ गड़बड़ होगा। तो क्या क्या हो सकता है? पॉसिबली कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हैमरेज, पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारी पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, एस्थमा यानी कि दमा, ब्रीदिंग डिसऑर्डर यानी कि सांस संबंधी प्रॉब्लम्स, पेन इन हेड, सर दर्द, नेक, शोल्डर एंड बैक, सर में और ये पूरी स्पाइन में पीछे हमें किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है, मेंटल पैनिक, इरेशनल फियर, मतलब कि हमें डर लगना और हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें डर क्यों लग रहा है, डिप्रेशन एंड सो ऑन। बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें, जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर सपोज एक बिस्किट का पैकेट बनता है या कोई भी एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसको बनाने के लिए एक पूरा एक सिस्टम काम करता है, तो वो एक प्रोडक्ट बाहर बन के आता है फैक्ट्री में, तो हम उसको बोलते हैं कि वो फैक्ट्री का एक सिस्टम है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी ये जो टेंशन है, इसका भी एक पूरा सिस्टम है कि टेंशन जब होगी तो क्या क्या होगा शरीर के अंदर। इसको हम बोलते हैं टेंशन मैकेनिज़्म। टेंशन मैकेनिज़्म को जो टेंशन मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट किन किन चीज़ों से हो सकता है? क्या आपको पता है? कोल्ड, हीट यानी कि ठंड, गर्मी, एंगर, इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स जैसे कि आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, पेन, ग्रीफ मीन्स आप सदमे में हैं, आप दुख में हैं, शोक की अवस्था में हैं, जॉय यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खुश हैं। इन सब से टेंशन मैकेनिज़्म स्टार्ट हो सकता है, यानी कि वो टेंशन की फैक्ट्री चालू हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे जॉय इस लिस्ट में क्यों है? क्योंकि हमारी तो धारणा है कि टेंशन है मतलब सिर्फ कोई नेगेटिव बात होगी तो ही टेंशन होगी। तो आज हम इसको भी समझेंगे कि जॉय की स्थिति में भी टेंशन हो सकती है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ के फिर दोबारा इस वाले क्वेश्चन के आंसर पर आऊँगी कि जॉय की स्थिति में टेंशन कैसे होगी। कि हमने ये तो समझ लिया टेंशन की एक फैक्ट्री हमारे बॉडी के अंदर काम करती है। अब वो काम कैसे करती है?
तो अब फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो कुछ लोग भी काम करते हैं, तो हमारे शरीर में भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स उस टेंशन मैकेनिज़्म के अंदर हिस्सा लेते हैं, वो शामिल होते हैं, तब ये टेंशन मैकेनिज़्म काम करता है। तो सबसे पहले ऑर्गन मैं आपको उन सबसे मिलवाती हूँ, उन ऑर्गन से जो टेंशन के मैकेनिज़्म में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ मेन से, ठीक है। ऐसे तो पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है, बट मेन, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस। आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हो कि मैंने आपको एक ब्रेन का फोटो दिखाया है जिसमें एक ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है पार्ट, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का जंक्शन है। जैसे सड़क के ऊपर जंक्शन होता है, वहाँ से कई रास्ते निकलते हैं, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी जितनी भी नर्व्स आ रही हैं उस सबका ये एक जंक्शन है। तो आप सोच सकते हो कि जंक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब सड़क पे ट्रैफिक जैम लग जाएगा किसी जंक्शन पे, तो सारी तरफ के रास्ते रुक जाते हैं। तो ये एक जंक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉर्मली नॉट कंट्रोल्ड बाय द कॉन्शियस माइंड आर कोऑर्डिनेटेड बाय इट। सो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि कुछ चीज़ें तो आप डिसाइड करते हो, फॉर एग्जांपल हाथ उठाना है आप डिसाइड करते हो, बट कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, जैसे कि आपका हार्ट बीट कर रहा है टाइप्स। तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, वो सारी की सारी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस एक हमारे ब्रेन का हिस्सा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि टेंशन मैकेनिज्म का भी हिस्सा है। सेकेंड ऑर्गन, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी ब्रेन में है। जो अभी मैंने आपको ब्लू ऑर्गन दिखाया था उसके जस्ट नीचे छोटा सा है, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जिसमें से स्राव निकलते हैं। हमारी बॉडी के हार्मोन्स को जितना सिक्रीशन करना चाहिए, जितने स्राव करना चाहिए, अगर वो उतना ही कर रहे हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है। बट अगर कम करें या ज़्यादा करें तो वो हमारे लिए बीमारी की स्थिति बन जाती है, तो उस सिचुएशन में हम बीमार पड़ते हैं। तो इस पूरे ग्लैंड्स, ये जो ग्रंथियाँ हैं, इसका जो पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए तो उसको हम बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ग्रंथियों का ये जो पूरा डिपार्टमेंट बनाया है, इसका जो हेड है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये मेन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का। इट रेगुलेट्स दी अदर ग्लैंड्स। ये क्योंकि हेड है तो ये बाकी सारे ग्लैंड्स का भी ध्यान रखता है, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट ऑर्गन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एड्रिनल ग्लैंड। अब यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो कि हमारी किडनी के जस्ट ऊपर एक लाइट पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो इसमें से जो सिक्रीशन होता है उसका नाम है एड्रिनालिन, एंड इसमें से और भी हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई पर्सन टेंस सिचुएशन में आता है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसमें से सिक्रीशन नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होने लगती है, जिसके कारण टेंशन की सिचुएशन में वो थोड़ा सा केयरफुल हो जाता है, या उसका बिहेवियर नॉर्मल से थोड़ा सा अलग हो जाता है जो उस सिचुएशन के लिए चाहिए उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने अगर एक सांप आ जाए तो उस सिचुएशन में भी क्या आप उतने ही शांत रहने वाले हो, या आप कोई एक्शन लोगे, आप कोशिश करोगे कि आप अपना बचाव कैसे करें। तो ये जो शक्ति है उस वक्त ऐसा सोचने की, या उस तरीके की आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये एड्रिनल ग्लैंड से होगा कि वो आपको आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करेगा कि आप उस तरीके का डिसीजन ले पाओ। तो अब हम ये समझते हैं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, इसको अगर मैं दो हिस्सों में बांट दूं, तो एक का नाम है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरे का नाम है सिंपैथेटिक। आपको एक छोटी सी सिचुएशन बताती हूँ। एक हस्बैंड एंड वाइफ थे। वाइफ बहुत कूल एंड काम थी, उसका काम था घर का देख रेख करना, अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करना। हस्बैंड का काम था ऑफिस जाना, घर को चलाने के लिए पैसे कमा के लाना। बट हस्बैंड बहुत डिसिप्लिन नेचर का था, थोड़ा स्ट्रिक्ट था, थोड़ा फर्म था। तो एक बार क्या हुआ कि वाइफ के घर में, मायके में कोई ऐसी सिचुएशन आई कि उसको छुट्टी पे जाना पड़ा कि मैं 3 महीने के लिए घर जा रही हूँ, आप मैनेज करिए। ऐसे में जो हस्बैंड था उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली कि अब सारा काम मुझे ही करना है, तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ। उसने अपना जो रूटीन का टास्क था वो छोड़ दिया करना, और वो किसका काम कर रहा है, वाइफ का काम कर रहा है। अब जो वाइफ का काम है वैसा करने की उसकी नेचर नहीं है, उसकी नेचर तो डिफरेंट थी। तो जब 3 महीने बाद वाइफ वापस आई तो उसने देखा कि घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया है, सब जगह टेंशन ही टेंशन है, बच्चे भी थोड़े मुरझाए हुए से हैं, एक जो घर में एटमॉस्फेयर था वो बहुत नेगेटिव हो चुका था। तो
आपने इस सिचुएशन से क्या समझा कि हमारे इस पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के अंदर पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वाइफ है और सिंपैथेटिक जो है वो हस्बैंड है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो हस्बैंड है और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वाइफ है। तो हमारी बॉडी में भी ये जो पैरासिम्पैथेटिक है ये हमारी बॉडी को डिसिप्लिन में रखना, उसको नॉर्मल तरीके से काम करने में मदद करता है। और जैसे ही टेंशन की सिचुएशन आती है ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारी बॉडी को मैसेज मिला कि टेंशन की सिचुएशन है तो सिंपैथेटिक सिस्टम ने अपना काम चालू किया। उसका काम क्या है, वो हमारी हार्ट बीट को बढ़ाता है। हार्ट को कह रहा है कि ज़्यादा काम करो क्योंकि हमें शक्ति चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने शेर आके खड़ा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको शक्ति ज़्यादा चाहिए, तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांसें बढ़ जाएंगी। जो नॉर्मली आप आराम से सांस लेते हो उस वक्त आप फास्ट ब्रीदिंग करोगे। एंड क्योंकि आप डेंजर की सिचुएशन में हो उस समय पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाता है या कई स्थिति में तो बिल्कुल बंद भी हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बंद होगा तो उस वक्त हमें भूख नहीं लगेगी। हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा केमिकल्स रिलीज़ होंगे ताकि हमारे पास लड़ने की शक्ति आए अपनी डेंजरस सिचुएशन के साथ। इस तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे हार्ट ने, हमारे लंग्स ने, हमारी किडनीज़ ने, हमारे लिवर ने, सब ने अपने नॉर्मल रूटीन से हट के एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया। एक चीज़ थी जो स्लो हो गई, वो क्या थी, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब ये सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जैसे कि वो हस्बैंड 3 महीने के लिए अपने रेगुलर काम को छोड़ के घर का काम कर रहा था जो कि उसका रेगुलर टास्क भी नहीं था, तो सिचुएशन सारी बिगड़ गई। तो ऐसे यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम का काम नहीं है बॉडी को हर वक्त मैनेज करना। उसका काम तो ओनली सिचुएशन, डेंजर की सिचुएशन में है। बट हमारे आज के लाइफस्टाइल में हम मोस्टली स्ट्रेस सिचुएशन में ही रहते हैं कंटिन्यूस। तो क्या हो रहा है कि हम जो हार्ट बीट बढ़ी थी, जो एक्स्ट्रा केमिकल रिलीज़ हुए थे, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा शुगर रिलीज़ हुई थी, ये सारी चीज़ें लगातार करते जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को ट्रेनिंग ही नहीं दी कि हम स्ट्रेस को ब्रेक कैसे करें अपने दिमाग के अंदर। एक के बाद एक हम पूरा दिन सोचते रहते हैं स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। तो ये जो हार्ट है, ये जितने भी आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं, ये एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो होना क्या चाहिए था कि जैसी स्ट्रेस की सिचुएशन आई, ये तो नेचुरल सिस्टम है बॉडी का विच इज़ वेरी गुड, ये हमारे फ़ायदे के लिए बनाया गया है कि जब हम स्ट्रेस में आएंगे तो हमारी बॉडी को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जिससे कि हम उस सिचुएशन को लड़ पाएँ। तो हमें उस सिचुएशन के ओवर होने के बाद उससे डिस्कनेक्ट होना था, क्योंकि उससे जैसे ही डिस्कनेक्ट होते तो क्या होता, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता। यानी कि जैसे ही हस्बैंड ऑफिस गया, वाइफ का काम चालू हो गया। जैसे ही वाइफ शाम को हस्बैंड आया, जो बच्चे अभी बहुत मस्ती मोड में थे, पापा के घर आते ही थोड़ा सा वेल बिहेव्ड हो गए। तो ऐसे ही जब सिचुएशन ओवर हुई, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने काम शुरू किया। उसने आपके हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, सबको रिलैक्स होने का मैसेज दिया। सब धीरे 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 अपने नॉर्मल पर आ गए। तो वो जो हाइपर होके काम कर रहे थे उनको वापस रेस्ट मोड पे आना था और नॉर्मल स्थिति पे काम करना था। ऐसे ये तो होना चाहिए था। बट हम क्योंकि लगातार करे जा रहे हैं, लंबे समय तक कर जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में तो सालों तक ऐसा करते जा रहे हैं, तो हमें क्या होने लगा, हार्ट जो हार्ट बीट बढ़ी हुई थी वो ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो गई। जो एक्स्ट्रा शुगर रिलीज़ हो रही थी वो धीरे 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 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो गई। इस तरीके, जिसके लंग्स की ब्रीदिंग बहुत फास्ट थी उसके लंग्स वीक होने लगे। तो ये जितनी मैंने पहले बीमारियों के नाम बोले थे, ये सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही हैं जो कि स्ट्रेस के कारण आते हैं। तो ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो गई। स्ट्रेस की सिचुएशन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। इसको समझने के लिए मैं एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी और उस क्वेश्चन का आंसर भी देती हूँ कि जॉय की सिचुएशन में स्ट्रेस ये कैसे। चलो आप ऐसे इमेजिन करो, हमारे घर में एक शादी है। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब शादी होती है तो हम लगातार दिन रात इतना काम करते हैं, एंड स्पेशली शादी वाले दिन, एंड उससे एक दिन पहले हम रात को सोते भी नहीं हैं, एंड उसके बावजूद हम सारा काम कर पा रहे हैं एंड खुश हैं और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, हमें थकावट भी नहीं होती। लेकिन जैसी शादी ख़त्म हुई, सब अपने अपने घर गए, हम इतना
ऐसे ढेर होके पड़ जाते हैं बिस्तर में जैसे कि हम बहुत थके हुए थे। एंड शादी के दिन भूख भी नहीं लग रही है, ना दुल्हन को भूख लगती है, ना पेरेंट्स को भूख लगती है। तो ये सब कैसे हुआ? ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये टेंशन मैकेनिज्म के कारण हुआ, क्योंकि जब हम जॉयफुल सिचुएशन में आए, इतनी एक्साइटमेंट हमारी ज़्यादा थी, एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि टेंशन मैकेनिज्म ने अपना काम चालू कर दिया। उसको मैसेज मिल गया कि एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए बॉडी के अंदर, तो टेंशन मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया। जैसे टेंशन मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ, हमारी बॉडी को सारी फैसिलिटीज़ मिली उस सिचुएशन को डील करने के लिए। बट एक चीज़ मैंने बताया था कम हो जाती है, वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें भूख कम लगने लगी उस समय पे, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो हमें अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टेंशन की सिचुएशन में क्या क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम्स वेरी स्लो और मे स्टॉप। और अब आप ये देखो, जो लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ड्यू टू स्ट्रेस काम ही नहीं कर रहा और वो स्ट्रेस में रहते जा रहे हैं, तो कुछ समय बाद उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो चुका होता है। फिर वो कहते हैं अब हमें भूख ही नहीं लगती है, हमारे को भूख ही नहीं लगती। और फिर वो ढूंढते हैं इसका कारण कि हमें भूख क्यों नहीं लगती। हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो रखा है, यानी कि इकट्ठा हो गया है, आज का नहीं है, सालों का इकट्ठा हो गया है। इस कचरे को हमें अपने अंदर से निकालना होगा। एंड इसको निकालने से ही हमारी बॉडी वापस से उस सिचुएशन में आएगी कि वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाए। सलाइवा ग्लैंड्स स्टॉप वर्किंग। हमारे मुंह में जो सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं उनका काम है जूसेस निकालना, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है तो वो उसी से रिलेटेड पार्ट है, तो वो भी काम नहीं करता है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ फंक्शन फास्टर, बिकॉज मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी और एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए उस वक्त। ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर एंड हैवी। तो ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, हैवी हो रही है। एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ शुगर इज स्टोर्ड इन लिवर। लिवर के अंदर एक्स्ट्रा क्वांटिटी रहती है शुगर की हमेशा एक स्टोरेज। लिवर को आप एक स्टोर हाउस मानो, जब भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ से शुगर निकाल के हमारी बॉडी में छोड़ दी जाती है। तो जब ये सिचुएशन आई स्ट्रेस की, तो वो लिवर में से ब्लड के थ्रू पूरे शरीर को पहुँचा दी गई। जैसे हमारी बॉडी को शुगर मिला, हमारी बॉडी में शक्ति बढ़ गई और वो हमारे हाथों में और पैरों में भेजी जाती है। हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए। क्योंकि सब कुछ ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी को मिलता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आती हैं। ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये सोचना छोड़ दो कि टेंशन बुरी चीज़ है। टेंशन नहीं होगी ना तो आप कुछ भी काम नहीं करोगे। आप कुछ भी आज के जीवन में काम करते हो ना, भले ही वो ऑफिस जाने का काम हो, घर संभालने का काम हो, या सारे ही काम आउट ऑफ टेंशन ही करते हो आप, ठीक है। तो लेकिन आप उसको ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसको ज़रूरी इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि एक का काम है टेंशन मैकेनिज्म को हैंडल करना और दूसरे का काम है उससे हमें रिलीज़ करना। तो अब हमारी ये टेंशन मैकेनिज्म नुकसानदायक किस स्थिति में होगा, किस सिचुएशन में ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है? जब ये लंबे समय तक लगातार और ह्यूज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में हमारे साथ रहे, तो यही हमारे लिए ख़तरनाक है। अगर ये छोटा छोटा है और बीच बीच में हम ब्रेक दे रहे हैं तो ये हमारे लिए हेल्दी हो सकता है, क्योंकि हमें ये काम करने के लिए उकसाता भी है। ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये बिल्कुल उस हस्बैंड वाइफ के जैसे पार्टनर्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से कंट्रास्ट हैं। इन दोनों का काम अलग अलग है और एक दूसरे के एब्सेंस में ये काम संभालते हैं। और इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों बैलेंस में रहेंगे तो ही स्थिति अच्छी रहेगी, हार्मनी रहेगी, पीसफुल रहेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया काम चलेगा। तो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हो क्या गया है कि सब जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। बहुत सारा तो अनजाना है, आप एडमिट भी नहीं करोगे कि है, बट बिलीव मी है। ये जो सोशल मीडिया आया है, ये भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है? हमें क्या करना है? हमें इस लगातार, ये जो टेंशन लगातार बनी हुई है, इसके अंदर से ब्रेक करना है, इसको रोकना है, बीच बीच में से ब्रेक देने हैं। जैसे एक टीवी सीरियल के अंदर ब्रेक आता है वैसे, और इसकी क्वांटिटी को भी छोटा करना है। तो इन दोनों को करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या इसका कोई सोल्यूशन है? आंसर है यस, कायोत्सर्ग। तो अब हम समझेंगे कायोत्सर्ग हमें इस टेंशन मैकेनिज्म से छुटकारा कैसे दिला सकता है।
इसके लिए वॉच करिए नेक्स्ट वीडियो, जहाँ मैं आपको समझाऊंगी कायोसर्ग कैसे हेल्प करेगा हमें इस सिचुएशन से बाहर आने में और अपनी बॉडी को उस स्थिति में रखने में कि हम हर वक्त काम रह पाएँ, पीसफुल रह पाएँ। आप बाहर की स्थिति नहीं बदल सकते हो, बट अंदर का माहौल बिल्कुल बदल सकते हो, आप ही के हाथ में है। सो नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट कायोसर्ग एंड हम ये भी समझेंगे कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये क्यों ज़रूरी है, और फिर हम एक वीडियो में हम ये भी समझेंगे इसको करते कैसे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय जिनेंद्र।